पटना से आपको बड़ी जानकारी दे, एस सिद्धार्थ का ट्रांसफर हुआ, बिहार के विकास आयुक्त बनाए गए। शिक्षा विभाग के एसीएस थे एस सिद्धार्थ, डॉक्टर बी राजेंद्र को मिला एसीएस का प्रभार और बिहार के विकास आयुक्त एसीएस एस सिद्धार्थ बना दिए गए हैं। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एस सिद्धार्थ का ट्रांसफर हुआ, विस्तार से जानकारी दीजिएगा इस मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है बिहार के लिए और खासकर शिक्षा जगत के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 1 साल 2 महीने में एसीएस एस सिद्धार्थ ने सुर्खियां बटोरी थी और कई नए प्रयोग किए थे, जिस प्रयोग की लगातार चर्चा हुई, चाहे वो शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो, शिक्षकों से अटेंडेंस बनाना हो या शिक्षकों की अलग स्तर से मॉनिटरिंग हो, वीडियो कॉल के जरिए शिक्षकों की निगरानी हो। तमाम चीजों पर लगातार ये नजर बनाए हुए थे और कहीं ना कहीं सफलता भी मिली है और कुल मिलाकर ये कहें कि नवंबर में ये रिटायर करने वाले थे और रिटायरमेंट से ठीक पहले एसीएस एस सिद्धार्थ का भी तबादला कर दिया गया है और जिस प्रकार से अभी कई आईएएस को जो है नई जवाबदेही दी गई है, जिम्मेवारी दी गई है, उसमें एसीएस एस सिद्धार्थ को अब बिहार का विकास आयुक्त बना दिया गया है। यानी रिटायरमेंट से पहले जो है ये बिहार के विकास आयुक्त बना दिए गए हैं। फिलहाल ये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री सचिवालय के जो है मंत्रिमंडल सचिवालय के जो है अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर सचिव के रूप में ये पदस्थापित थे, लेकिन अब इनका तबादला हो गया, ये बिहार के विकास आयुक्त बना दिए गए हैं। और इसके अलावा बता दें आपको कि बी राजेंद्र जो सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी है, उसके जो अभी एसीएस हैं, उन्हें अब ये जवाबदेही दी गई है, शिक्षा विभाग के एसीएस के रूप में उन्हें प्रभार सौंपा जाएगा। तो कुल मिलाकर पत्र जारी किए गए हैं जिसमें श्रीमती जो हरजोत कौर बमरा, जो पत्र में जारी किया गया उसमें हरजोत कौर जो आईएएस हैं, ये वन एवं पर्यावरण विभाग की अपर मुख्य सचिव थी, इनका भी तबादला कर दिया गया है। राजस्व परिषद की अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य बनाई गई है। इसके अलावा आनंद किशोर जो अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन हैं और वित्त विभाग के सचिव के रूप में थे, इनका भी तबादला हुआ और ये एक तरह से तबादला नहीं, इन्हें कहेंगे अगले आदेश तक इन्हें वन पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है एसीएस का। तो कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है और खासकर इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि एसीएस एस सिद्धार्थ को बिहार का विकास आयुक्त बना दिया गया है। रिटायरमेंट से पहले भी एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और वोटर अधिकार यात्रा की अब बात करते हैं। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के मंच से तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही। राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने खुद को सीएम चेहरा बता दिया। इशारों ही इशारों में तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से हामी भी इस पर भरवा ली। मंच पर मौजूद अखिलेश यादव ने भी सीएम के तौर पर तेजस्वी का ही नाम लिया। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजस्वी आगे आगे है ना, ये सरकार पीछे पीछे है ना। तारीख 30 अगस्त 2025, आरा के रमना मैदान में दोपहर का वक्त। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूरा मैदान महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था और मंच पर तेजस्वी यादव के साथ थे राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। उसी दौरान मंच से तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात कही जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर बोलने से बच रही थी। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना। तेजस्वी आगे आगे है ना, ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी। परोक्ष रूप से ये बता दिया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी ने भले ही अप्रत्यक्ष रूप से ऐलान किया, पर इस पर मुहर लगा दी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, वो भी राहुल गांधी की मौजूदगी में। उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत में ही तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी थी, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर अब तक बच रहे थे। आइए उस बयान को दिखाते हैं कि अररिया में राहुल ने तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर क्या कहा था। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। देखा आपने, राहुल गांधी जिस सवाल पर अब तक
गोलमोल जवाब दे रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सवाल को टालते आ रहे थे। उस प्रश्न को तेजस्वी यादव ने जनता से पूछकर ये साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। अब देखना होगा इस पर कांग्रेस औपचारिक रूप से मुहर लगाती है या फिर क्या होता है। आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी मुहर लगा दी है। आरजेडी ने भी दावे के साथ कहा कि महागठबंधन की जीत के बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन, शक, शंका नहीं होना चाहिए। 2020 में भी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, 2025 में भी तेजस्वी जी हैं और आगे भी रहेंगे। ये तय है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, जो सबको देख रहे हैं, सबके साथ मिलके चल रहे हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और वहीं पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ऐसी बात कह दी जिस पर जमकर सियासत हो रही है। महागठबंधन में सीएम फेस के चेहरे के सवाल को बेमेल और बेतुका बताने के चक्कर में रोहिणी कुछ ऐसा कह गई जिस पर बवाल मचा हुआ है। आखिर रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्या बयान दिया जिस पर सियासत हो रही है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। अब जिसका अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य सुहाग रात वाले बयान से कुछ यही बताना चाहती हैं, पर रोहिणी बेमेल बात कहने के चक्कर में बवाली बात कह चुकी हैं। शुक्रवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाने के सवाल पर रोहिणी ने शादी और सुहाग रात का राग छेड़ दिया। अभी क्या चल रहा है? अभी वोटर लोग का अधिकार की लड़ाई चल रही है। तब जिसका अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? हद है भाई। जिस सवाल को रोहिणी अनुचित बताना चाहती थी, सत्ता पक्ष कह रहा है कि रोहिणी खुद बेतुका बयान दे बैठी। रोहिणी आचार्य के बयान को बीजेपी और जेडीयू ने लपका, भाषा और शब्दों के चयन पर जोरदार प्रहार किया। किसकी शादी और कैसी सुहागरात? अभी तो महागठबंधन की बिन दूल्हे की बारात निकल रही है, दूल्हा बनने की होड़ मची है। लालू प्रसाद जी की सुपुत्री रोहिणी आचार्य का बदहवासी में दिया गया बयान पूरी तरह बेतुका है। रोहिणी जी इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोल रही हैं, आपत्तिजनक जिनके मतलब हो सकते हैं, ये उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। हालांकि महागठबंधन के नेताओं ने रोहिणी आचार्य के अजीबोगरीब बयान का बचाव किया। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने शादी और सुहाग रात वाले बयान पर सफाई दी। तो उन्होंने उस संदर्भों के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा कि अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। अरे भाई, जो जहाँ जिस चीज की उपयोगिता हो वो सवाल करे ना, उसका जवाब देखे ना, काहे दूसरे के फटे में हाथ अड़ाते रहते हैं झूठ मूठ का। पार्टी नेता भले ही सफाई दे रहे हों, पर रोहिणी आचार्य का ये अजीबोगरीब बयान सोशल मीडिया पर जंगल में लगी आग की तरफ फैल रहा है। शादी और सुहाग रात वाले बयान को लेकर लोग इंटरनेट पर काफी कुछ लिख रहे हैं। देखना होगा इससे चुनाव में क्या असर होता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं राहुल गांधी की यात्रा में भाड़े की भीड़ जुटाने के आरोप पर सियासत गर्मा गई है। एक शख्स ने दावा किया कि वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए 500 रुपए दिए जा रहे हैं। इस पर सत्ता पक्ष ने भी निशाना साधा है। राहुल गांधी की यात्रा में भाड़े की भीड़। पार्टी दिया, राहुल गांधी का पार्टी दिया। यात्रा में बांटे जा रहे 500 रुपये।
पैसा मिला है क्या 500 रुपया मिला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पैसे देकर भीड़ जुटाई जा रही है। राहुल की रैली में शामिल होने के लिए लोगों को 500-500 रुपये कांग्रेस पार्टी बांट रही है। झंडा, टी शर्ट और टोपी भी दी जा रही है। ये गंभीर आरोप लगाया है उस शख्स ने जो यात्रा के 14वें दिन छपरा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचा था। इसी वाला पार्टी दिया, राहुल गांधी का पार्टी दिया, राहुल गांधी का पार्टी दिए। ये भी मिला, ये टी शर्ट भी मिला है। हाँ, पैसा मिला है क्या 500 रुपया मिला है बस। हाँ, मैंने दिन भर का मजदूरी मिल गया हाँ। ना। तो कितना लोग आए थे आप लोग साथ में? कितना आदमी आए थे? 20-25 आदमी आए थे। शाहबाद से शुरू हुई राहुल की यात्रा मगध, सीमांचल और मिथिलांचल के बाद चंपारण की धरती पर पहुंची और अब ये काफिला अंतिम पड़ाव पर है। शनिवार को जब ये यात्रा भोजपुरी पट्टी में पहुंची तो एक शख्स ने पैसे देकर भाड़े की भीड़ जुटाने का आरोप लगाया। कहा जितनी दिहाड़ी मिलती है उतनी रैली में मिल गई। इस पर सत्ता पक्ष ने निशाना साधा कि राहुल की यात्रा की जमीनी सच्चाई सामने आ गई है। भीड़ कैसे जुटाई जा रही है इसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। किस तरह लोगों को 500-500 रुपए मिल रहे हैं, टी शर्ट मिल रही है, झंडा मिल रहा है। भाड़े की भीड़ इकट्ठा करके और 500 रुपए में कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ा के राहुल गांधी कौन सी परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं, ये बिहार की जनता को तो अच्छे से मालूम है। हालांकि आरोप लगाने वाले शख्स को कांग्रेस पार्टी बीजेपी का समर्थक बता रही है। महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि एनडीए के लोग राहुल गांधी की लोकप्रियता से जल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में बिहार की जनता का मिल रहा जनसमर्थन बहुत लोगों के गले नहीं उतर रहा है, इसलिए वो रोज नए हथकंडे अपनाकर इस वोटर अधिकार यात्रा को बदनाम करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लदुआ भीड़ लाती है। प्रधानमंत्री के सभा में भीड़ लाने के लिए मंत्रियों को किस किस तरह का कार्य दिया गया, अब किस किस तरह से कार्य करते हैं लोगों ने देखा है। भाड़े की भीड़ वाले मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत हो गई है। शख्स के आरोपों के बाद इस पर जमकर सियासत हो रही है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है ये तो चुनाव में बिहार की जनता ही तय करेगी। छपरा संवाददाता संतोष और पटना रिपोर्टर संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गाली देने पर बीजेपी का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी में बीजेपी नेता गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन धरने पर बैठे राहुल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने का विरोध और भी तेज हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश से राजधानी दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री को अपमानित करने पर बीजेपी के नेता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को पटना में जोरदार प्रदर्शन के बाद शनिवार को बीजेपी नेता गांधी मैदान में मौन धरने पर बैठ गए और उन्होंने राहुल गांधी के परवरिश पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री की मां का अपमान करेंगे, यही संस्कार है आपका? और चलें संविधान बजाएं राहुल गांधी जी। ये क्या बदतमीजी है, कौन सी बेशर्मी है? संविधान बचाने का स्वांग करते हैं और प्रधानमंत्री की मां का अपमान करते हैं। ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। बीजेपी के कई विधायक हाथ में तख्ती बैनर लेकर बैठे नजर आए। मंत्री नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा, संजय जायसवाल, रामकृपाल यादव सहित कई नेता हाथों में काली पट्टी बांधे हुए नजर आए। दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं ने पीएम को गाली देने पर जमकर नाराजगी जताई। कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। इन्होंने देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लेके अपशब्द कहे, गाली गोलस किए।
क्या यही उनकी राजनीतिक आदर्श है? ये सामंतवादी लोग हैं, इनकी पैर के नीचे से जमीन जा चुकी है, बौखला गए हैं। एक तरफ आक्रोश तो दूसरी ओर मौन धरना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुस्सा बता रहा है कि पीएम मोदी को गाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री की मां का अपमान अब सहन नहीं होगा और यही वजह है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ गई है। न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वहीं मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और मुंगेर सांसद ललन सिंह आज साथ में नजर आए। काफी समय के बाद दोनों को साथ देखा गया। दोनों ने एक ही गाड़ी में बैठकर रोड शो भी किया। इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको भी दिखा दें इस खास रिपोर्ट में। खास है ये तस्वीर और बिहार की राजनीति में इस तस्वीर की खूब चर्चा है। तारीख 30 अगस्त, दिन शनिवार, समय भोरे भोर। मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के पटना वाले आवास पर पहुंचे। और फिर यहां से दोनों एक ही गाड़ी में रोड शो के लिए मोकामा निकल गए। अनंत सिंह और ललन सिंह ने अथमल गोला के सबनीमा से लेकर मोकामा विधानसभा के बहापर तक रोड शो किया। काफी समय बाद दोनों को साथ देखा जा रहा है, जिससे अनंत सिंह के समर्थकों में जबरदस्त जोश भी देखने को मिला। गाड़ियों के काफिले के बीच ललन सिंह जिंदाबाद, अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जहां जहां से दोनों नेताओं का काफिला गुजर रहा था, वहां वहां लोग उनके स्वागत में खड़े नजर आए। बता दें कि ललन सिंह की वजह से राजनीति में आए अनंत सिंह 2015 में जेडीयू से अलग हो गए। 2020 में आरजेडी से चुनाव लड़े। 2022 में पत्नी को आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़वाया, लेकिन 2024 में फिर से जेडीयू से अनंत सिंह की नजदीकी बढ़ने लगी। आरजेडी में होते हुए अनंत सिंह की पत्नी ने नीतीश सरकार के पक्ष में वोट किया और जेल से बाहर आते ही अनंत ने जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। अनंत सिंह के रोड शो में ललन सिंह की मौजूदगी ने 2025 में मोकामा की राजनीतिक तस्वीर को साफ कर दिया है। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए सीधे अब आपको लिए चलते हैं न्यूज 18 रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में, जहां पर न्यूज 18 के मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। इतिहास में इसके बाद हम बना नहीं पाए। दूसरा, अंडरग्राउंड वायरिंग भी पटना में ही पहला प्रोजेक्ट हुआ 1984 में। अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की पूरे पटना में अंडरग्राउंड वायरिंग का। हम स्मार्ट हो रहे हैं, थोड़ा स्लो है, और मैंने कहा कि हमारी मानसिकता थोड़ा पीपीपी मोड पर जाने का थोड़ा कम रहा है। हम ईपीसी मोड पर जाते हैं, सरकार के मोड पे जाते हैं, थोड़ा डरते भी, हेजिटेट भी करते हैं कि हम अभी तक बिहार में हम लोग इंडस्ट्री को एंट्री नहीं दे रहे थे। अभी जैसे ही एंट्री दी है तो एक देश का नौसिखिया नेता आकर कहा कि भाई बिहार में अडानी को जमीन दिया जा रहा है, गरीबों का जमीन लिया जा रहा है। अरे भाई, उससे पावर प्लांट बनेंगे, गरीबों को बिजली दी जाएगी और 1 रुपया सरकार का नहीं लगेगा। सरकार पैसा नहीं लगाने जा रही है। बिहार में जिस दिन अडानी, अंबानी, टाटा या बड़े इंडस्ट्रीज का 10 लाख करोड़ रुपया लग गया,
उसी दिन बिहार बूम कर जाएगा, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं। बिल्कुल बहुत विस्तार में बताया सम्राट जी ने कि किस तरह से जो माइंडसेट है उसमें बदलाव हुआ है। शहरीकरण खास करके जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों के विकसित राजधानी को देखते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो वर्किंग स्टाइल रहा अभी तक, मैं किसी एक सरकार को इसमें प्रश्न चिन्ह के दायरे में नहीं ला रहा हूं, लेकिन हमारी सोच में थोड़ा बदलाव लाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप सब वाकिफ होंगे कि पिछले दिनों इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ बिहार में, बहुत एक चेंज, लैंडमार्क चेंज आप कह सकते हैं। पहले ये होता था कि आप लोग भी कहते थे कि जमीन नहीं है हमारे पास, सरकार के पास जमीन नहीं है, बिहार के पास जमीन नहीं है, तो अचानक इतनी सारी जमीन कहां से आ गई? देखिए ब्रजमोहन जी, मैंने इसी के लिए कहा ना कि हम संकीर्ण सोच के साथ बैठे थे। लोहिया, कपूरीवाद, इस पर ज्यादा चिंता करते थे। किसी बड़े नेता का किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ फोटो आपने देखा है क्या बिहार के? बसते थे लोग शायद। वही तो मैं कह रहा हूं, हमको एकदम बिहार में चाहिए, मैं ऑफिशियल बोल रहा हूं कि यदि आपके राज्य में प्राइवेट इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम बूम कहां से करेंगे? दूसरे राज्यों के इन लोगों ने बनाया। और आप समझिए, मैं 3-4 उदाहरण दूंगा, आप समझ जाइएगा। मैं जब पटना मेट्रो का पूरा डीपीआर फाइनल कर रहा था 2014 में, तो उसका बजट था 14,462 करोड़ रुपया। आज एक फेज, पहला फेज का हम उद्घाटन कर रहे हैं, अभी लगभग 28,000 करोड़ से अधिक की राशि हो गई, और जब ये कंप्लीट होगा तो 32,000 करोड़ होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पटना का जो मैरीन ड्राइव, जिसको हम कहते हैं जेपी गंगा पथ, इसकी शुरुआत 2012-13 में किया, कंप्लीट हुआ 2025 में, 13 साल लगे। मेट्रो बनाने में 12 साल लगा, और इन्वेस्टमेंट हमारा दुगना हो गया। अभी हम 2 बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दीघा से लेकर कोइलवर तक और मुंगेर से लेकर भागलपुर तक, 2 बड़े शहरों को जोड़ते हुए गंगा के बगल से एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और राशि लग रही है 17,000 करोड़ रुपया, और बिहार सरकार लगा रही है उसमें मात्र 5,000 करोड़, जो 3 साल में हम देंगे। प्राइवेट इंडस्ट्री आपको लाना ही पड़ेगा। और मैं जैसे मैदानता कहता हूं, मैदानता को जब जमीन दिया हमने 2015 में, 2020-21 तक बनकर तैयार हो गया, लेकिन पीएमसीएच को बनाने में आप देखिएगा 100% सरकार का पैसा लगाना पड़ता है। अब तो मेडिकल कॉलेज में भी हम कह रहे हैं कि आप प्राइवेट पार्टी हैम मॉडल में लाओ, हाइब्रिड मॉडल में लाओ, सरकार का कम पैसा लगे और प्राइवेट इंडस्ट्री इन चीजों को मूव करे। अब जैसे मान लीजिए हमने 150 किलोमीटर का स्ट्रेच हम बना रहे हैं गंगा किनारे, आप देखिएगा कोइलवर से लेकर दीघा और मुंगेर से लेकर भागलपुर, ये पूरा स्ट्रेच पूरी तरह नया नगर बसेगा, पूरा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाएगा, और पूरा ग्रीन जोन भी आपको पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। ये जो मेट्रो बन रहा है, लगभग 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच लगभग तैयार हो चुका है, इसके आसपास में लोग कह रहे हैं कि साइंस सिटी बनेगा, एजुकेशन सिटी बनेगा, क्या क्या बनने जा रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, इसको मूलतः जब हम लोग ड्राफ्ट कर रहे थे तो इसका मूल कारण था कि जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन है पटना का, वो दानापुर के बेली रोड से होते हुए हाई कोर्ट होते हुए सभी कॉलेजेस इसी में पढ़ते हैं, स्टेशन हम गए, और स्टेशन से फिर डकबंगला चौराहा होते हुए पूरा पटना यूनिवर्सिटी होते हुए कंकड़ बाग, राजेंद्र नगर स्टेशन होते हुए फिर हम बैरिया चले गए, जहां हमारा मेट्रो का डिपो होगा। ये पटना का पूरा हॉट लाइन है, सारे कॉलेज, सारे यूनिवर्सिटीज, मेडिकल फैसिलिटी,
चाहे वो IGMS हो, PMCH हो, NMCH हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, और जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन है वो यही इलाका है। और इसमें कई चीजें हैं, जैसे मेट्रो से आप पटना म्यूजियम जाएंगे, जो नया म्यूजियम बना वो बने देखेंगे। हमारा जो नया स्टेडियम बनने वाला है पटना में, मोनूलक स्टेडियम, उससे हमने जोड़ा। साइंस सिटी जो उसके बगल में बन रहा है उससे जोड़ा गया। तो ये पूरी तरह पटना का जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन, क्योंकि ये इकोनॉमी का है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें कोई विस्तार की बात नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन है। इजी ट्रांसपोर्टेशन बनाने के लिए इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। थोड़ा बहुत राजनीति की बात नहीं करें हम लोग? करें, हमें क्या दिक्कत है? बिजनेस की बात हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर की बात हो रही है। आप लोग पूर्णिया में अभी सारे लोग कैंप किए हुए थे, जितने भी एनडीए के आप लोग बड़े नेता हैं। उससे पूरा जो सीमांचल का एरिया है उसके इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि एयरपोर्ट कोई मामूली चीज नहीं है पूर्णिया में, उससे लोगों का जो आवागमन, लोग वहां से बागडोगरा चल के जाते थे, अगर 11 बजे फ्लाइट है तो लोगों को 4 बजे सुबह निकलना पड़ता है। देखिए, 4 तरह के रास्ते हैं और मेरे लिए गौरव का क्षण ये है कि चारों पर हम काम कर रहे हैं। एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज। और मेरे लिए क्षण है कि मैंने सब चीजों पर काम शुरू कराया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। रेलवे अच्छा था बिहार का, नो डाउट, लेकिन हमारे यहाँ राजधानी चल जाती थी तो खुश हो जाते थे। 120 किलोमीटर के रफ्तार, 130 किलोमीटर का रफ्तार। लेकिन मोदी जी ने इंडियन मेड, मेकिंग इंडिया का वंदे भारत लाया।